हाँ भाई, वो देख रजत। अच्छा, अब तो अपनी आंखों से देख के विश्वास हो गया ना यार। अरे वो तो तुम्हारे कहने से ही हो गया था यार, बस जरा अपनी आंखों से देखना चाहता था। चल चले। लेकिन कहाँ? कैंटीन। और कहाँ? तुम्हारा मुंह मीठा करवाऊंगा यार। लेकिन रमेश ने सारा इंतजाम तो रेस्टोरेंट में कर रखा है, वहाँ चलते हैं। कैंटीन क्या करेगा? चल हम भी चले यार। चलो चलो चलो। अरे चलिए तू कैसे सुस्त बैठा यार, क्यों परेशान है? क्या यार, खुशी क्या खाक है, बल्कि मैं तो परेशान हो गया हूँ पास होकर। मस्ती के दिन खत, कल से पापा के साथ दुकान पर बैठना पड़ेगा। मैं तो नौकरी करना चाहता था, जाने क्यों मैं दुकानदारी से समझौता नहीं कर पा रहा हूँ। अरे क्या फर्क पड़ता है यार, चलते हुए बिजनेस में बैठना ही ठीक है। मुझे देखना, मेरे पापा मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे, वो एक सपना ही बनकर रह गया। डॉक्टर बनना क्या आसान बात है? दाखिले के लिए कंपटीशन, कैपिटेशन, फीस, फिर 6-7 साल की कड़ी मेहनत। लेकिन एक बार की मेहनत के बाद बस पैसा ही पैसा। रंग बिरंगी गोलियों के नुस्खे लिखो और कमाओ पैसा ही पैसा। मैंने तो वकालत करने का फैसला किया है। चाचा जी की लाइब्रेरी से फायदा उठाऊंगी। झूठ को सच और सच को झूठ बनाने की ताकत हो तो दौलत ही दौलत है। लेकिन पिछले 3 सालों की पढ़ाई भी तो है, ऐसे ही नहीं हो जाता ये सब। भाई मैंने तो सोच लिया है कि किसी बड़े सरकारी अफसर की बेटी से शादी करा लूंगा, और फिर उसी की सिफारिश से एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए तो क्या कहने। बदले में बीवी जैसी भी हो चलेगी, अपने को इस बात की कोई परवाह नहीं है। अरे यार भविष्य की बातें छोड़ो, ये बताओ आज का हीरो कहाँ है? अरे लो यार, वो आ गया हीरो तुम्हारा। हीरो रजत जिंदाबाद, हीरो रजत जिंदाबाद, हीरो रजत जिंदाबाद। और भैया हाय रजत भाई। और भाई रजत क्या हाल है? लेकिन एक बात है, आप लोगों ने मुझे नेता बना दिया यार। क्यों ना हो रजत, जानते हो जब तुम प्रिंसिपल साहब के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे थे तो हम सब ने तुम्हें अपना नेता माना था, और धरने पर से उठने के लिए जो तुमने इतना जोरदार भाषण दिया था, सच कहता हूँ दोस्त, सब कायल हो गए। अरे भाषण से क्या होता है यार, ये सारी खोखली राजनीति है, हमारा फ्यूचर नहीं है। चल यार बैठो यार, बैठो बैठो यार। और भाई रजत, ये बता तेरी फ्यूचर के बारे में क्या प्लानिंग है? क्या सोचता है तू अपने फ्यूचर के बारे में? अरे यार, एक बढ़िया सी सरकारी नौकरी मिल जाए, सारा फ्यूचर सुरक्षित। शाम को थोड़ा बहुत बिजनेस करके और कमा लूंगा, बस ठाठ हो जाएंगे अपने। अम्मा छोड़ो यार नौकरी वोकरी की बात, तुम लोगों ने तो हर पेशे का मजाक बना लिया है। अरे अच्छी खासी सूरत तो दी है भगवान ने तुम्हें, अगर पैसा ही कमाना है तो बंबई जाकर अपना भाग्य क्यों नहीं आजमाते। वैसे भी गुरु, लड़कियां तुम्हारे आगे पीछे घूमती हैं। कितना आकर्षक है पर्दे का जीवन, कैमरा, लाइट्स, हीरोज, हीरोइन, हर तरफ पैसा ही पैसा। पैसा वहाँ गिना नहीं जाता, फुटों में नापा जाता है, फुटों में। हर तरफ गड्डियों का वजन तोला जाता है, गड्डियों का वजन। तोल तो ठीक है ना भैया? हाँ बहन जी, बिल्कुल ठीक है। ये देख लीजिए आप, और आपसे क्या बेईमानी करनी, देखिए। और कुछ है तो मंगवा लीजिए। बस यही है। लाइए बहन जी, ये ले, अब वजन कर लो। ये लो माँ। अब और क्या उठाना है? ये मेरी कुछ पुरानी कॉपियाँ, ये मेरे किसी काम की नहीं है। अच्छा ला, ये सब संभाल कर रख ले, लिखने के काम आएंगी। अच्छा माँ। लो भैया, ये भी ले लो। ठीक है बहन जी। अनु, अनु बेटा, रसोई में देख, और तो नहीं कुछ रखा? बस यही था माँ। बस लो भैया, ये भी ले। ठीक है बहन जी। माँ, ओ माँ, तुम्हारा बेटा फर्स्ट क्लास में पास हुआ है माँ। ये तो भगवान की कृपा है बेटे। पहले मंदिर में जाकर माथा टेक, भीतर जाकर। अरे राजू बेटा, बेटे शोभिता कई चक्कर लगा चुकी है तुम्हारा नतीजा जानने के लिए। भगवान को प्रणाम करके उसकी माँ के पास हो आना, और सुन, मुझसे पैसे लेकर मंदिर में प्रसाद भी चढ़ा देना। भैया तुम पहले 2.5 रुपए मुझे दो, बाद में हिसाब किताब करते रहना। ये लीजिए 2.5 रुपए। ठीक। आंटी, आंटी, आंटी रजत आ गया ना? परमात्मा ने हमारी सुन ली बिटिया, फर्स्ट आया है। कहाँ है वो? भीतर है। जी।
तुम्हारी श्रद्धा देखकर बड़ा संतोष होता है शुभी। हाँ, मुझे पूरा विश्वास था तुम इसी तरह पास हो जाओगे। और विश्वास में बहुत शक्ति होती है। तूने क्या प्रार्थना की आज? हम दोनों के सम्मिलित भविष्य के लिए। तो निश्चय ही वो भी स्वीकार होगी। सच? लेकिन कब तक? जब तक मैं अच्छी कमाई शुरू न कर दूं। और तब तक मैं क्या करूंगी? मेरे कामयाब भविष्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना। उसमें मेरे लिए तो जगह होगी ना? अरे ये कैसा सवाल? हम दोनों तो एक हैं। रामलाल जी, ये सब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे वादा करता हूं। और फिर वैसे भी आपने इस टेक्सटाइल मिल की 40 साल तक बेदाग सेवा की है। आप तो मेरे पिताजी के समय से इस टेक्सटाइल मिल में काम कर रहे हैं और इस रिटायरमेंट के समय आपके बेटे को नौकरी तो देनी ही है। आपकी बहुत मेहरबानी सर। इसमें मेहरबानी कैसी रामलाल जी, ये तो आपका अधिकार है। देखिए ना, मैं आपकी आर्थिक स्थिति से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूं। बच्चों की पढ़ाई और बेटी की ब्याह के बाद आखिर बचता भी क्या है। जी हाँ, अभी तो एक बेटी की पढ़ाई अधूरी है और अपनी छोटी बेटी की शादी भी करनी है। बड़ी मुश्किल से LIG का एक फ्लैट बुक कराया है सर, उसकी भी किश्त पूरी नहीं हो पा रही। आप जब चाहे अपने बेटे को यहाँ भेज दीजिए, उसकी नौकरी पक्की। आपकी तरह मेहनती और ईमानदार होगा तो बहुत जल्दी तरक्की करेगा। वैसे मैं जानता हूं कि आजकल के बच्चों में क्षमता की कमी नहीं है, बस कमी है तो निष्ठा और धैर्य की। मेरा बेटा बहुत ही मेहनती है सर, पढ़ाई लिखाई में हमेशा अव्वल ही रहा है। रामलाल जी, आप चिंता न करें, हम आपके बेटे को असंतुष्ट नहीं होने देंगे। बहुत मेहरबानी साहब, बहुत मेहरबानी। पर पापा, मैं ये नौकरी नहीं कर सकता। मैंने देखा है किस तरह दिन रात मेहनत करने के बाद भी आप जी हजूरी करते रहे हैं। परिस्थितियों से समझौता करके तो गुजारा चला है किसी तरह घर का। लेकिन ये सब तुम्हारे साथ नहीं होगा बेटे। साहब तुम्हें खुद बुला रहे हैं, सब कुछ निश्चित हो चुका है। वे तुम्हें जल्दी तरक्की भी कर देंगे। नहीं पापा, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मैं बड़ा सा बिजनेस करना चाहता हूं। अभावों भरे जीवन का असंतोष और उससे उपजी कुंठाओं को महसूस किया है मैंने देखा है कि किस तरह पनपने से पहले ही जिज्ञासाएं भीतर ही दम तोड़ देती हैं। मैं नहीं चाहता अब राजीव और अनु ये सब महसूस करें। क्या कह रहे हो? तुम नौकरी नहीं करोगे? ऐसा नहीं है पापा, मैं नौकरी करूंगा तो किसी ऊंचे पद पर, और वो भी सरकारी, नहीं तो बिजनेस। लेकिन बरखुरदार, उसके लिए तजर्बा चाहिए और पूंजी भी। और तुम अच्छी तरह जानते हो कि मेरे पास अब कुछ भी बचा नहीं है। अभी तो अन्नू की शादी भी करनी है। उस सब की चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है पापा। हमारी सरकार युवा वर्ग को बढ़ावा देने के लिए कई सारी योजनाएं चला रही है। उसके लिए मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा हूं जिसके लिए बैंक से लोन लिया जा सकता है। बस आप लोग मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। रजत, मैं तुम्हें हताश नहीं करना चाहता, लेकिन बेटे दूसरा कदम रखने से पहले हमें देख लेना चाहिए कि पहला कदम मजबूती से धरातल पर टिका है या नहीं। यूं तो हम सबों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है बेटे। ठीक है पापा, मैं जल्दी ही अपना लक्ष्य प्राप्त कर लूंगा। आप चिंता मत कीजिए पापा। मुझे अफसोस है, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। लेकिन सर, मुझे बताया गया था कि लोन लेने वो ठीक है, लेकिन आप समझते हैं आप क्या करने जा रहे हैं? इतना बड़ा प्रोजेक्ट उठा के ले आए, ना तो उसकी रिपोर्ट ठीक से बनी है
और ना ही आपके पास 25% मार्जिन मनी देने के लिए है और ना कोई गारंटर। इतनी बड़ी रकम लोन लेने के लिए आपने सब कुछ इतने साधारण ढंग से प्रस्तुत कर दिया और एक प्रार्थना पत्र दे दिया, हो गया बस, मिल गया लोन और लग गई आपकी फैक्ट्री। प्लीज आप देखिए तो सही। नहीं, आई एम सॉरी, आई कांट हेल्प यू। भाई 10 लोगों की नौकरी तो हमने लगा दी, उनका पासपोर्ट वीजा भी तैयार हो गए और उनका अपॉइंटमेंट लेटर उनको दे दिया गया। तो फिर मैं निकल लेता हूँ बम्बई के लिए आज। जल्दी मत करो बंधु, अभी 1-2 लड़के और तैयार करो, अपना कोटा भी पूरा हो जाएगा। हाँ, एक बात का ख्याल रखना, इस बार लड़के ग्रेजुएट लाना और ग्रेजुएट की तनख्वाह होगी 20,000 रुपया महीना। माफ करना प्लीज। हाँ फरमाइए। आप कैसी नौकरी की बातचीत कर रहे हैं? भाई अबू धाबी में नौकरी है। जी। क्या आप ग्रेजुएट हैं? जी हाँ, मैं फर्स्ट क्लास हूँ। वेरी गुड, अगर आप इच्छुक हैं तो बहुत बढ़िया है, वरना कौन पूछता है यहाँ ग्रेजुएट को। माफ कीजिए, आप प्लीज मुझे गाइड करेंगे कि क्या करना पड़ेगा मुझे? जस्ट ए मोमेंट, अभी बताता हूँ। ठीक है गुलजारी, आप तो निकली है, अब मुलाकात बम्बई में होगी। ओके बाय बाय, सी यू। हाँ तो मैं बता रहा था, जो लोग 10 भी पास ना थे उनको 10-10 हज़ार रुपये महीने की तनख्वाह पक्की होगी। यूँ समझिए उनकी तो किस्मत बन गई, वो लोग गठरियाँ भर भर के अपने घर वालों को रुपये की भेज रहे हैं। हाँ, अगर आप इच्छुक हैं इस नौकरी के लिए तो ये फॉर्म भर दीजिएगा, बाकी काम हम पर छोड़ दीजिएगा, चुटकियों में करवा दूंगा। अच्छा, आपकी किस्मत खोलने का जरिया भी मैं ही बन जाऊं। और एक बात बताऊं बंधु, आज के जमाने में छोकरी तो मिल जाती है पर नौकरी नहीं मिलती। कहाँ मिलते हैं कमाऊ और पढ़े लिखे लड़के? वो तो भला हो जमाई बाबू का जिन्होंने बात बना दी, वो लोग दहेज भी नहीं मांग रहे। हाँ, ये तो तुम आज ही जाकर तारीख पक्की कर दो। ये रजत नहीं आया अभी तक, इतनी देर तो वो कभी करता भी नहीं। ओफो, अब इस बात को लेके फिर से परेशान हो गए। जानते हो काम के लिए वो कितनी भागा दौड़ी कर रहा है। नहीं, मैं सोच रहा हूँ क्या वो लोग दहेज नहीं भी मांग रहे तो भी शादी में 40-45 हज़ार रुपए तो खर्च होंगे। हाँ। और मेरे प्रोविडेंट फंड में कुल मिलाकर 15-1 हज़ार रुपए ही बचे हैं। समझ में नहीं आता क्या करूं। तुम चिंता मत करो, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। सुनो, मेरे पास कुछ जेवर अभी भी बचे हैं, वो कब काम आएंगे? क्या कहा? तुम्हारे जेवर बेच दूं? तुम्हारे पास बचा ही क्या है? तो क्या हुआ, अन्नू की शादी से ज्यादा जरूरी है क्या जेवर? अच्छा छोड़ो इन बातों को, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। माँ, मुझे नौकरी मिल गई माँ। हाँ? हाँ, मुझे बहुत बढ़िया नौकरी मिली है माँ। हाँ? और वेतन 20,000 रुपए महीना। अब हमें किसी बात की चिंता नहीं रहेगी माँ। क्या फैक्ट्री के लिए लोन मिल गया है? नहीं पापा, वो नहीं, मुझे मिडिल ईस्ट में नौकरी मिल गई है। क्या? हाँ। नौकरी मिडिल ईस्ट में? हाँ पापा, और वेतन 20,000 रुपए महीना। क्या कह रहे हो बेटा? अरे इतना सारा पैसा तो मैं कभी साल भर में भी कमा नहीं पाया। किसने दी तुम्हें ये नौकरी? एक एजेंट की मार्फत हुआ है। मैं जैसे ही उसे 12,000 रुपए दूंगा, वो मुझे पासपोर्ट, वीजा और अपॉइंटमेंट लेटर दे देगा। फिर बस बॉम्बे का टिकट कटाना रह जाएगा। कुल मिलाकर यही कोई 14,000 रुपए का खर्चा आएगा पापा। 14,000? हाँ, कुछ भी नहीं है। अब जितने कमा कर भेजूंगा उसे तो देखिए, एक ही साल में कितने गुना कमा कर भेज दूंगा मैं। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन मेरे जिम्मेदारियों को भी समझो। अब जिम्मेदारियां मेरी हैं पापा, आप मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करते? माँ, आप अनु की शादी थोड़ा आगे खिसका दें, फिर देखना कितने धूमधाम से होती है ये शादी। कब तक देने हैं ये पैसे? बस पापा, जितनी जल्दी हो जाए ठीक रहेगा। बॉम्बे में शायद 1 हफ्ता लग जाए। हम बॉम्बे से 10-12 लोग इकट्ठे रवाना हो रहे हैं, सब तय हो चुका है। ईश्वर चाहेगा तो सब ठीक हो जाएगा।
तुम कल मुझसे पैसे ले लेना, हाँ? और अब अंदर जाओ, मुंह हाथ धो और जाकर कुछ खा लो, सुबह से धक्के लगे। मेरी माँ, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहीं हम गलती तो नहीं कर रहे। ये लो, संभालो और बाजार जाकर बेच डालो। देरी मत करना, नहीं तो दुकानें बंद हो जाएंगी। लेकिन अन्नू की शादी? देखो, हमें उसके आत्मविश्वास को बढ़ावा देना चाहिए। उसकी सफलता में ही पूरे परिवार का भविष्य है। नौकरी का झांसा देने वाला हरीश का गिरोह पकड़ा गया। आज की ताज़ा खबर, नौकरी का झांसा देने वाला हरीश का गिरोह पकड़ा गया। अरे रजत, तुम? अबे पहचाना मुझको? अरे हाँ, विनय हो ना तुम? क्या ये तुम टैक्सी चलाते हो? हाँ यार, तुझे तो मालूम है, पापा का देहांत हो जाने के बाद मुझे हाई स्कूल में ही पढ़ाई छोड़ देनी पड़ी थी। बहुत मेहनत की दोस्त, ऑटो रिक्शा किराए पर चलाया, फिर जो जमा पूंजी हुई उससे टैक्सी खरीदी। रजत, अब मेरी 3-3 टैक्सी चलती हैं और एक छोटा सा बिजनेस भी देखता हूँ। बस यूँ समझो कि अच्छा गुजारा हो जाता है। अरे अपनी कहने में तेरी पूछना तो भूल ही गया। कहो, कहाँ से आ रहे हो? मुंबई से आ रहा हूँ यार। मुंबई से? क्यों रजत, हीरो बनने गए थे क्या? चलता हूँ यार, फिर मिलूंगा। चल आना, बैठ, मैं तुझे घर छोड़ दूंगा, फिर माँ के हाथ की चाय भी तो पीने को मिलेगी। वो तो ठीक है, लेकिन इस समय नहीं यार, फिर कभी यार। अरे प्लीज। फिर कभी क्यों? बे आज ही सही, चलना यार। नहीं यार, अबे अभी तो तुझसे किराया भी वसूल करना है। चला, चल ना। कौन? आ यार रजत, फटाफटा। तेरे कहने के मुताबिक पल्ले का भी खो दिया। अब क्या जवाब देगा माँ और पापा को? वही तो। चल, हो तो बाद में ही सोचेंगे। पहले ये शर्ट बदल ले, बहुत गंदी हो रही है। रजत, अगर तुझे देरी ना हो तो यार मैं 5 मिनट में यहाँ अपना काम खत्म कर लूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तू भी चलना। अबे चलना यार, यहाँ अकेला बैठकर क्या करेगा? चल, मैं तुझे अपना छोटा सा संसार दिखाऊंगा। अच्छा, इतना आपका बैंक में है और इतना आपके पास कैश है, ठीक है? ये आ गया इतना बैंक वाला, ये कैश वाला, टोटल हो गया हमारा ये, ठीक है? नमस्ते अंकल। अरे नमस्ते, आओ बेटा आओ। अरे आप आज इस समय यहाँ? वो भाई आया तो था एक सप्लाई का नया ऑर्डर देने के लिए, लेकिन यहाँ आया तो ये लोग खाते में उलझे बैठे थे, बस वही खाता लेकर बैठ गया। ये तुम्हारे दोस्त हैं? जी, ये रजत कुमार शर्मा है। अंकल, इसे भी आपकी गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। अच्छा विनय बेटा, तुम जरा इन्हें कारखाना दिखाओ, तब तक मैं ये हिसाब खत्म कर लेता हूँ। जी ठीक है, चलो रजत। हाँ, तो ये वाला बैंक का है, ये कैश हमारे पास है।
पापा के देहांत के बाद कुछ ऐसा समय था दोस्त कि अभावों के कारण मैं टूट गया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, कि तभी मुझे अंकल का सहारा मिला। इन्होंने मेरी जिंदगी का रुख ही बदल दिया। काम छोटा हो या बड़ा, उसे करने से नहीं झिझका। धीरे धीरे ये नमकीन भंडार भी लग पाया। रजत, ये जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं ना, इनमें से अधिकांश इस भंडार में साझीदार हैं। आओ। अब देखो रजत, ये सोमू है। वैसे तो उम्र में ये काफी बड़े हैं, बैठो। लेकिन किसी समय ये काफी परेशान थे। इनकी माँ घर के दरवाजे पर चारपाई बिछा टॉफी बिस्कुट वगैरह बेचकर गुजारा करती थी। किसी तरह सोमू को बीए पास करा दिया। बड़ा सपना था कि बेटा नौकरी करके घर के हालात बदल देगा, लेकिन अच्छी नौकरी कहाँ मिलती है। और पढ़े लिख कर ये माँ का काम भी नहीं करना चाहते थे कि ऐसे में इसे अंकल का मार्गदर्शन मिला। रजत, इसने श्रम की शक्ति को पहचाना और हमारे साथ जुड़ गया। अब ये यहाँ का सबसे मजबूत स्तंभ है। हाँ, कहो बेटे, अच्छी लगी ना ये कर्म भूमि? अच्छा बिना बेटा, मैं भी अब घर चलता हूँ। अपने दोस्त को लेकर घर आओ ना। चलिए ना अंकल, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, रास्ते में ही तो है। भाई तुम तो जानते हो मैं अपनी सवारी पर ही चलता हूँ। बाहर खड़ी है। अच्छा चलता हूँ। और हाँ, भूलना नहीं, अपने दोस्त को लेकर जरूर आना। मैं तुम दोनों का इंतजार करूंगा। क्यों, आश्चर्य हो रहा है ना? हाँ, ये मैं ही हूं। यही है मेरी वास्तविकता और यही है मेरे मनोबल का प्रतीक। मेरे पिता शहर में बहुत बड़े बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर थे। उनके पास इतना धन वैभव था कि लोग कहा करते थे कि इनकी अगर 7 पुश्तें भी बैठकर खाती रहें तो भी इनके घर में धन का अभाव नहीं होगा। लेकिन एक दिन एक ऐसा तूफान आया कि सब कुछ खत्म हो गया, तिनके की तरह बिखर गया। माता पिता एक विमान दुर्घटना में मारे गए और बाकी बची शादीशुदा 2 बहनें और इंटर में पढ़ता हुआ मैं। स्वार्थी रिश्तेदारों, हिस्सेदारों, दावेदारों और इनकम टैक्स के बाद
जो कुछ बचा उसमें सिर्फ बहनों की शादी ही कर पाया मैं इज्जत के साथ। लेकिन उसके बाद मैं खाली हाथ फुटपाथ पर आ गया। लेकिन मेरे आत्मसम्मान ने मुझे अपनी बहनों या अपने किसी भी रिश्तेदार पर आश्रित नहीं होने दिया। मैं कानपुर छोड़कर यहां आ गया। मैंने कोई शर्म महसूस नहीं की और अपनी जिंदगी की शुरुआत यहीं पर रिक्शा चलाकर की। और समय का चक्र सही दिशा में चलने लगा। समाज में फिर से मेरी नई पहचान बनी और मैं प्रतिष्ठित हो गया। आज मुझसे ये कोई नहीं पूछता कि मैंने जिंदगी की शुरुआत कैसे की, लेकिन मैं याद रखता हूं। देखो बेटा, कर्म की शक्ति को पहचानो। सफलता तो अपने आप तुम्हें गले लगा लेगी। अपने आत्मबल को कभी कमजोर ना पड़ने देना। आपने मेरी निराशा को कैसे पहचाना अंकल? देखो बेटा, मेरे अनुभव ने मुझे संवेदनशील बना दिया है। तुम्हें देखकर ही मैंने तुम्हारे टूटे मनोबल को समझ लिया था और इसीलिए मैंने आग्रह किया था कि तुम मेरे यहां अवश्य आओ। आओ मेरे साथ। क्यों चाहिए तुम्हें ये? यदि आप दे सकें तो। क्या तुम भी अपना जीवन चक्र इसी पहिए से? नहीं, वो तो मैं अपने पिता के बतलाए ठोस धरातल पर खड़े होकर ही शुरू करूंगा, क्योंकि आज मैं धैर्य और कर्म की शक्ति को जान गया हूं। इससे तो मैं दूसरों के अविरुद्ध जीवन चक्र को गतिशील करूंगा, जैसा आप करते आए। अब ये युवा हाथ इस बोझ को पंख लगा देंगे। अरे संभल के।